रुके हुए लिक्विड पे अगर कोई चीज डुबाई जाती है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, ठीक है। लॉ ऑफ प्रेशर पढ़े थे सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई चीज डुबाई जा रही है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ये दोनों ही डिस्कशन रुके हुए लिक्विड के थे, और अब हमें किसकी बात करना है, मूव करने वाले लिक्विड के बारे में, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी जो डिस्कशन चलेगा विस्कोसिटी से पहले, यानी आज के पूरे लेक्चर में, वो किसका चलना है, आइडियल लिक्विड का। आइडियल लिक्विड क्या होता है, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, जिसकी लेयर्स चले भी तो आपस में कोई फोर्स ना लगाएं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा एजम्पशन है, यहां हम लिक्विड के चलने की बात कर रहे हैं और ऊपर से उसकी विस्कोसिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर कोई इंटरनल फ्रिक्शन या विस्कोसिटी नहीं होगी, ऐसा आइडियल फ्लूइड होगा, ठीक है। हम लोग यार अपना दायरा डिसाइड कर रहे हैं कि फ्लूइड को हमें किन कंडीशंस में पढ़ना है। तो पहले तो ये मैंने कह दिया कि नॉन विस्कस है, इनकंप्रेसिबल है। एक और बात है कि हम लोग यार फ्लूइड में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी तब कर पाएंगे जब लिक्विड का फ्लो स्टीडी फ्लो होगा। तो हमें समझना है स्टीडी फ्लो क्या होता है, यानी अगर फ्लो में कोई पैटर्न नहीं है तो उसके लिए कोई मैथ्स काम नहीं करेगी या बहुत रफली काम करेगी। लेकिन अगर स्टीडी फ्लो है तो उसके लिए मैथ्स काम करेगी, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी एक लिमिट से स्लो अगर लिक्विड फ्लो करता है तो वो स्टीडी होता है, उससे ज्यादा स्पीड हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई पैटर्न नहीं है, है ना, अजीब ढंग से चल रहा है, कब कौन सी बूंद ऊपर उठ जाएगी, कौन सा पानी कहां छलक जाएगा, उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो कैसा होता है, टर्बुलेंट। स्टीडी फ्लो क्या होता है कि स्टीडी फ्लो का, तुम अगर कहीं स्टीडी फ्लो हो रहा है उसका फोटो ले लो, 1 घंटे बाद आओ फिर से फोटो ले लो, दोनों फोटो में तुम्हें अंतर समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब उसमें एक पैटर्न है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, कोई रैंडमनेस नहीं है, यानी तो ऐसा फ्लो क्या होगा, स्टीडी फ्लो। जब भी स्टीडी फ्लो होता है तो जब लिक्विड फ्लो करता है तो हम उसके फ्लो में बहुत सारी लाइंस ऑफ मॉलिक्यूल इमेजिन कर सकते हैं। वैसे तो लाइन ऑफ मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आती, लेकिन सोचो अगर उस स्टीडी फ्लो में हम थोड़ी सी इंक डाल दें, हल्की सी इंक कहीं से निब में, एक पेन में या एक नीडल में इंक लेके उसमें थोड़ा सा ड्रॉप कर दें, तो तुम क्या देखोगे कि वो इंक लाइन बना के चलेगी। वो लाइन वो पूरे में नहीं फैलेगी, क्या होगा कि वो लाइन बना के चलेगी। इसका मतलब कि वो इंक जहां मॉलिक्यूल को मिली है उन्होंने लिया है, उसके पीछे वालों ने लिया, उसके पीछे वालों ने, वो नीले होते हुए एक लाइन बना लेंगे। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि स्टीडी फ्लो के दौरान जो मॉलिक्यूल चलते हैं वो बड़ा सीक्वेंस में चलते हैं। नहीं यार, मैं देखता हूं यार सीएमएस के स्कूल में टाई अप क्लासेस चलती थी हमारी, तो वहां पे लाइन, कितने लोग सीएमएस वाले हैं, हाँ, मतलब वो लोग पैटर्न फॉलो कराते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर मूवमेंट हो रहा है या गेमिंग के लिए जा रहे हैं तो लाइन बना देते थे। कई बार क्या है, 2 क्लास की लाइन अगल बगल आ जाती थी, नहीं, तीसरी क्लास भी आ गई तो वो एक बंच बन गया, और उस बंच का नाम ही स्टेडी फ्लो है। मतलब कि मॉलिक्यूल की बहुत सारी लाइनें अगल बगल फ्लो कर रही हैं, है ना। इसका यह मतलब नहीं कि सीधी चलेंगी, मुड़ सकती हैं, लेकिन यार ये लाइन मुड़ेगी तो हर बच्चा उसके पीछे वाला मुड़ेगा। दूसरी बात, अगल बगल लाइनें भी स्टीडली मुड़ेंगी। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हो सकती। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। यानी हर लाइन ऐसा नहीं कि सीधी चलेगी, वो टेढ़ी हो सकती है लेकिन उबड़ खाबड़ नहीं हो सकती है, मतलब उसमें पैनापन नहीं आएगा। क्या ये तुम समझ पा रहे हो यार? जैसे मैं कहता हूं यार, एक लाइन ऐसे टर्न करते हुए चल रही है और एक लाइन में ऐसा कुछ है, ये क्या है, स्ट्रीम लाइन है, और ये क्या है, ये नॉन स्ट्रीम लाइन है। यानी इस पॉइंट पे तुम कहोगे यार कि हम कोई टेंजेंट नहीं बना सकते हैं और अचानक से मॉलिक्यूल इधर आ गया, लेकिन यहां पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हो और टेंजेंट का अगला पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं, वहां हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये कौन सा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहां पे जो जितनी बातें मैंने बोली हैं उनको मैंने बहुत लिमिटेड लाइनों में कवर किया है। फ्लो लाइन, एक पार्टिकल जहां चल रहा है, यानी सोचो यार एक पार्टिकल चलने की ये लाइन है, तो ये क्या है, फ्लो लाइन। ये क्या है, फ्लो लाइन है। अब उसके पीछे दूसरे मॉलिक्यूल लाइन बना के चलते हैं, उस पैटर्न का नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो अगला है स्ट्रीम लाइन, ऑल द पार्टिकल हैव सम फिक्स्ड वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि स्ट्रीम लाइन में सारे मॉलिक्यूल
हमेशा एक जैसी वेलोसिटी से चलेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि चौड़ी गली है तो धीमे धीमे चल रहे हैं, पतली गली आ गई तो सबको जल्दी चलाया जाता है, नहीं। तो इसका मतलब कि उस एक लाइन में स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन किसी एक जगह पर अगर मैं कहता हूं कि किसी की स्पीड तेज हुई है तो पीछे वाला जब भी उस जगह से गुजरेगा तो उसकी स्पीड भी उस जगह पर तेज हो जाएगी। यानी हर जगह पर, पूरी लाइन पे जगह जगह पर स्पीड अलग अलग हो सकती है। जब भी कोई पीछे वाला उस जगह पे आएगा तो वही स्पीड अचीव करेगा जिसका जो उससे पहले वाला पास करने वाला लेके निकला है। बात क्लियर? ऑल द पार्टिकल हैव सेम फिक्स्ड वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन या पर्टिकुलर लोकेशन। अ ट्रेल ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज मूव अलोंग द सेम पाथ। एक लाइन वो हमेशा अपने रास्ते को फॉलो करेगी। द पार्टिकल डू नॉट लीव द स्ट्रीम लाइन। अपना कोई पार्टिकल स्ट्रीम लाइन तोड़ता नहीं है। और दूसरी बात, दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब इस लाइन का लड़का इसमें, इस लाइन का लड़का इसमें नहीं आएगा। ऐसे फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। बात क्लियर है? और ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिलके क्या बनाती है? स्टीडी फ्लो, है ना। ओवरऑल फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना। पाथ ऑफ मेनी सच स्ट्रीम लाइन विल कंबाइन। और ऐसे कंबाइंड मोशन का नाम क्या है? स्टीडी फ्लो। बात समझ में आ गई यार? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस दायरे में हमें बात करना है, हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो इस दायरे में करेंगे। इसमें लिखा है इमेजिनरी ट्यूब लाइक फ्लो। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ट्यूब के अंदर हो, लेकिन वो ट्यूब जैसा होगा। तुमने कभी कोई लीक करता हुआ टैप देखा हो? पानी लीक कर रहा है, पूरा बंद करने के बाद पानी लीक करता रहता है, तो तुम्हें एक पैटर्न नजर आएगा कि ऊपर से नीचे धीरे धीरे उसका एरिया कम हो रहा है, लेकिन बड़ा स्मूथ होता है, और नीचे जाके वो जिगजैग हो जाता है। कितने लोगों ने गौर किया है? बाकी लोग क्या आंख बंद करके बैठते हो? बंद करने के बाद तुम देखो कि ऊपर ऊपर का स्मूथ पोर्शन होता है और नीचे का बड़ा रफ पोर्शन होता है। तो इसका मतलब कि एक स्पीड से कम में वो कैसा फ्लो है? स्टीडी है। और उसके बाद कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। और जब तक स्टीडी रहता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक पाइप के अंदर गाइड होके पानी चल रहा हो, हालांकि कोई गाइड करने वाला अगल बगल नहीं है। यानी स्टीडी फ्लो जरूरी नहीं कि ट्यूब के अंदर हो, ट्यूब के बाहर खुले में भी हो सकता है, और वो रूल सारे फॉलो करेगा जो रूल्स अभी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, टर्बुलेंट में कोई पैटर्न नहीं होगा, है ना, इरेगुलर होगा, कैटिक होगा, एंड उसमें भी कोई स्पीड से ज्यादा होगा, मोर देन द सर्टेन स्पीड होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक। ऐसा मैं कोई पाइप दिखा रहा हूं या ऐसा कोई मैं फ्लो दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं मैं इसको पाइप बोलूं। ये लिक्विड का फ्लो है जिसमें बहुत सारी लिक्विड की लाइनें चल रही हैं, है ना, ये बहुत सारी। मुझे बताओ यार, इस जगह पर और इस जगह पर क्या लिक्विड सेम स्पीड से चलता होगा? हाँ, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के हर स्ट्रीम लाइन एक जैसे वेलोसिटी पे होगी, इस क्रॉस सेक्शन का हर स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी एक जैसा होगा। क्या लगता है कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा? कहां ज्यादा होगा? कम एरिया में ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में कम होगा। खैर, तो अभी मैं किसी खास रेफरेंस लाइन से x दूरी के इस छोटे से पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर x के छोटे से चेंज dx पे इतने पोर्शन में जहां का एरिया a है, यहां की बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ dx लेंथ। इस dx लेंथ का डिफरेंशियल वॉल्यूम dv मुझे लिखना है। क्या होगा यार dv? आते रहना। नहीं, वो तो आज की बात है, आगे की बात कर रहा हूं। हाँ भाई, लेट आने में थोड़ी कोई दिक्कत है। dv कितना? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो इसका एरिया कितना है? a, लेंथ कितनी है? dx। ठीक, अगर इसका कोई
मास लिख, इसको डीवी लिखा है, मास लिखना चाहे तो डिफरेंशियल मास ऑफ डीएक्स लेंथ, डीएम क्या होगा? हाँ देखिए यार, वॉल्यूम अगर हमें पता हो तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा रो इंटू उस छोटे वॉल्यूम की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा रो ए डीएक्स। ये बात शायद पहले भी कभी आ चुकी है। अब मैं बात करने वाला हूं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या मतलब है कि इस जगह से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकल रहा है, कितना वॉल्यूम हर सेकेंड निकल रहा है, बताओ जरा। मैथमेटिकली मैं इसको dv बाई dt लिखने वाला हूं, ये dv था तो dv बाई dt क्या हो जाएगा a dx बाई dt। dx बाई dt का मतलब क्या होता है, x में बदलाव पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, और यूनिट अब क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी की यूनिट नहीं, dv बाई dt की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो अगली चीज मैं लिखने वाला हूं मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब क्या, डीएम बाई dt, डीएम बाई dt बताया जरा। तो मास फ्लो रेट होता है, मास ये लिखा था, डीएम बाई dt लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा रो ए dx बाई dt, तो क्या बन जाएगा रो ए बी। कितनी बात समझ में आ गई। अब जरा एक और बात समझे, अगर मैं इस ए पोर्शन और बी पोर्शन के बीच में किसी लिक्विड को कंसीडर कर रहा हूं, तो जब लिक्विड इसके अंदर एंट्री करता होगा तो क्या इधर से कुछ लिक्विड एग्जिट करता होगा, तभी ऐसा संभव है। क्या इस कंटेनर में लिक्विड एब्जॉर्ब हो सकता है क्या, कोई चांस ही नहीं है, लिक्विड कंप्रेस तो होता नहीं है, जितना यहां से आएगा उतना यहां से निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर सेकंड 2 लीटर आएगा तो हर सेकंड 2 लीटर जाएगा, यानी यार वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड विल बी वॉल्यूम एग्जिटिंग पर सेकंड बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस। दो क्रॉस सेक्शन के बीच में जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। ये हमारे कंसीडर करने के ऊपर हम किन दो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये एक रूल बनने वाला है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिटिंग पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा A1V1 इज इक्वल टू क्या A2V2। अच्छा क्या हम मास एंटरिंग पर सेकेंड मास एग्जिटिंग पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा रो A1V1 इज इक्वल टू रो A2V2, फिर रो से रो काट दोगे तो यही आएगा, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया भाई। तो अब यार इस फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है कि जहां का एरिया कम होगा वहां का वेलोसिटी, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है तो अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। जैसा हमें ये डायग्राम में दिख रहा है कि यार इस पोर्शन का जो A2 होगा वो A1 से, इस पोर्शन के A1 से कम है और A2 कम है तो V2 ज्यादा होगा, है ना। A2 अगर A1 से कम है दिस इंप्लाइज V1 कम होगा V2 ज्यादा होगा, इस डायग्राम के हिसाब से।
नोट कर लिया भाई। कहीं किसी ट्यूब में या कोई नाली में या कहीं भी पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन स्टीडी फ्लो है, स्टीडी फ्लो है तो हम ये बातें कर सकते हैं। फ्लो इससे पहले भी कहीं से चल रहा है और आगे भी कहीं जाएगा। हमने कोई अभी फिलहाल एक क्रॉस सेक्शन कंसीडरेशन में लिया है जो किसी रेफरेंस लाइन से x की दूरी पे है, जिसका लेंथ चेंज dx है, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन पे कुछ मास होगा dm, ठीक है। अभी मैं इस मास के बारे में कुछ बातें लिखने वाला हूं। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ डीएम मास। बता इस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ, डीएम जी एच। डीएम को हम क्या रो इंटू डीवी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जी पर यूनिट वॉल्यूम du बाई dv लिख सकते हैं, बट राइट साइड क्या आएगा? तो यार इस पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी था, du था, और अब मैं लिखने वाला हूं पोटेंशियल जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जूल में था, अब मैं लिखने वाला हूं जूल पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यार, इसमें से dv डिवाइड कर देंगे, रो जी एच dv में से dv डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रो जी एच जूल पर मीटर क्यूब। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? रो जी एच यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट वॉल्यूम अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं, ये उसकी पोटेंशियल जी है। कोई दिक्कत है? नो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डीएम मास, काइनेटिक एनर्जी डीके। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमने मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है। डीएम को हम क्या लिख सकते हैं? अभी अभी बताया गया है, रो इंटू डीवी, और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, रो इंटू डीवी। डीवी वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पीड का स्क्वायर। ये जूल यूनिट की है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जूल यूनिट की होती है। अब मैं बात कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डीके बाई डीवी। तो यार ये मैं जो चीजें बता रहा हूं, हो सकता है कभी कोई अलग से इतनी ही चीज पूछ दे, तो ये भी तुम्हारी नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बर्नौलीज, कि डी यू बाई डी वी क्या होता है, ये जो रोजी एच होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब हमें समझ में आना चाहिए। डी के बाई डी वी क्या बन जाएगा? क्या इस डी के में डीवी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा हाफ रो वी स्क्वायर, और अब ये बन जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है भाई? मतलब ये लिक्विड की लेयर यहां से dx लेंथ जब आगे मूव करी है, dx लेंथ, तो क्या इस लिक्विड ने बगल वाले लिक्विड को खिसका के अपनी जगह बनाई है? इस रीजन में कुछ प्रेशर रहा होगा, तो बताओ इस पूरे एरिया में उस प्रेशर की मदद से हम तय कर सकते हैं कि वो अपने बगल वाले लिक्विड मॉलिक्यूल को कितना फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा। चलो यहां के बजाय मैं यहां दिखाता हूं। क्या बता, ये लेयर अपने बगल वाली लेयर को खिसका के आगे पहुंची है, तो कितना फोर्स उस दौरान वो लगा रही होगी? फोर्स प्रेशर होता है पर यूनिट एरिया का फोर्स, तो P इंटू डी ए। किसी का रिक्वेस्ट है क्या? क्या वर्क हमने पढ़ा है F इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, इतनी बात सबको याद है?
मैं सीधे मैकेनिक्स वाली चीजें उठा रहा हूं यार। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0, फोर्स उसी तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हुआ है, cos 0। फोर्स को क्या लिख सकते हो भाई इस टॉपिक में? फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। एरिया इनटू dx क्या हो गया यार? pdv। अच्छा वर्क है तो ये भी किस में होगा? जूल में? नहीं, ये ध्यान देना है वर्क। अब मैं पूछ रहा हूं यार, वर्क डन बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यार ये वर्क डीवी वॉल्यूम लिक्विड किसका है? उसने किया है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम से पूछे कि यूनिट वॉल्यूम कितना वर्क करता है तो हम क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू बाई डीवी, है ना, जैसे डीके बाई डीवी, डी यू बाई डीवी। क्या आएगा? ये आएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये पता है क्या आ गया? प्रेशर, और अब इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। अभी तक यार प्रेशर को लेके हमारे मन में केवल एक फीलिंग थी कि प्रेशर कहीं का पता है तो वो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है, यही फीलिंग थी। लेकिन अब प्रेशर को लेके हमारे दिमाग में एक और फीलिंग आना चाहिए कि अगर हमें लिक्विड के ट्यूब के अंदर किसी रीजन का प्रेशर पता है, किसी रीजन का, तो उसका यूनिट वॉल्यूम जब डिस्प्लेस होगा तो वो बगल वाले पे कितना वर्क करेगा? प्रेशर वो भी होता है। तो मैं याद है हम लोगों ने, नहीं अभी नहीं पढ़ा, सरफेस टेंशन को लेके भी डबल फीलिंग होती है कि एस जो होता है सरफेस टेंशन, वो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स भी होता है और यूनिट एरिया पे स्टोर्ड एनर्जी भी होता है। तो एक पैरामीटर डबल यूज में आता है। तो प्रेशर अब तक हमारे किस काम आता था कि अगर कहीं का प्रेशर पता तो हम बता देंगे कि उसकी यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाएगा। लेकिन अब प्रेशर हमारे नजरों में और उसकी वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। नहीं होता है कई बार हीरो से हीरोइन ऑलरेडी इंप्रेस्ड है, फिर हीरो कोई और ऐसा काम कर देता है कि ग्लैड एकदम, हाँ प्रेशर वही हीरो है। कि अभी तक प्रेशर को लेके हमारे दिमाग में सम्मान था और अब हम एकदम भगवान मानने लगे हैं। पास में रह, ठीक। पुष्पा के लिए केवल खौफ था सम्मान कहना सही नहीं, वो क्रिमिनल है यार उसमें। प्रेशर जूल पर मीटर क्यूब। ऑनलाइन वाले हैं यार अभी तक? यस सर, यस सर। बने रहना यार। सर वो बोर्ड के ऊपर का सर थोड़ा दिख बोर्ड नहीं नहीं रहा दिख है। रहा है। अभी आया? यस सर, यस सर। यस सर। हाउ इज नाउ? अभी सही है पूरी तरह से? यस सर। ठीक। यस सर। तो हम लोगों ने यार ये देखा कि जब डीवी वॉल्यूम चलता है तो कितना रखता है और कितना दुनिया को देता है। रखता क्या है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, और वो दुनिया को क्या देता है भाई, एनर्जी के फॉर्म में रखता है और एनर्जी ही देता है। देता कितना है, P, कितनी एनर्जी देता है, जब यूनिट वॉल्यूम शिफ्ट होता है तो P के बराबर एनर्जी देता है, हाफ रो वी स्क्वायर रखता है, रो जी एच रखता है। क्या ये बात सबको हजम हो रही है यार? यही भाव लाया है पैरामीटर को लेके फिजिक्स में, वही भाव लाओ जो उसका एग्जैक्ट भाव है। इसमें कोई कहानी फिजिक्स में चलती नहीं है, और कहानी अगर हमने समझी भी है तो बहुत लिमिटेड दायरे के लिए फिर वो काम आती है, एग्जैक्ट वाली बात हम करते हैं। अब मैं कह रहा हूं यार, दो क्रॉस सेक्शन के बीच में, ए और बी दो क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में जितना लिक्विड अभी मौजूद है, क्या वो अपनी एनर्जी अपने पास रखेगा कि नहीं रखेगा? वो एनर्जी अगर मैं कहूं अभी अभी कोई dx यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम अभी अभी एंटर किया है, तो क्या यहां से यूनिट वॉल्यूम एग्जिट भी करेगा? यहां से यूनिट वॉल्यूम एंटर किया है तो यहां से यूनिट वॉल्यूम एग्जिट भी करेगा। उसके अलावा जितना लिक्विड है यार, ये बहुत dx बहुत स्मॉल है, dx बहुत स्मॉल है, उसके अलावा जितने लिक्विड है उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे तो पड़ा सब में है, पड़ा सब में है, लेकिन हम उस फर्क को इसमें और इसमें सोचेंगे तो चीजें ज्यादा सटीक नजर आएंगी। थोड़ा थोड़ा सब में बदलाव होगा और लगातार हो रहा है, तो हम ऐसे सोचें कि ओवर द टाइम ये तो लगातार चल रहा है, इसके और इसके बीच में जितना लिक्विड है, इसके बीच में जितना लिक्विड है वो अपनी पुरानी स्थिति में, ये एंटर किया वहां बदल गया, तो जो भी बदलाव आया यहां एंटर किया वहां आया। या अब ऐसे सोच लो यार, इस क्रॉस सेक्शन के बीच में एनर्जी वाइज देखे तो एनर्जी कभी बदल नहीं सकती है, तो जितनी एनर्जी अभी एंटर करी है उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या ये एकदम सटीक आइडिया? जितनी एनर्जी यूनिट वॉल्यूम के एंट्री के समय अंदर आई है उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होना है, यहां विस्कस जैसा कोई फोर्स है नहीं, लॉसेस कहीं है नहीं, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, मैं एक सिंपली बात कर रहा हूं, बाई एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी ऑफ एंटरिंग लिक्विड of unit volume, energy of exiting liquid per unit volume सेम होना चाहिए कि नहीं? उस एनर्जी में क्या क्या शामिल है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए? तो dk बाई dv शामिल है, प्लस du बाई dv शामिल है, प्लस df बाई dv शामिल है, dw बाई dv। मतलब कितना वो रखे है और कितना वो दुनिया पे कर रहा है, यानी एंटर करते समय वो पाइप के अंदर कर रहा है, तो एग्जिट होते समय वो पाइप के बाहर करेगा। तो तभी तो एनर्जी की पूरी बात होगी कि कितना लेके रखा है और कितना उसने एहसान किया है इस क्रॉस सेक्शन के बीच वाले लिक्विड पे। तो अब हम ये दो चेक पोस्ट बनाए हैं, यहां एंटर करते समय कितना वो लेके आ रहा है और कितना उसने एहसान किया है ट्यूब पे। तो हम क्या जाते समय क्या निकलते समय क्या बालेंगे, कितना ये वर्क दुनिया पे कर रहा है वो भी, और कितना ये लेके निकल रहा है। बात समझ रहा है? यानी यार ये इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एंट्री किया था तो कुछ अपने साथ लेके आया था और कुछ दूसरों को बांट दिया, पाइप के अंदर वालों को, बस्ती के अंदर बांट दिया, और जब बाहर निकला तो बस्ती के बाहर वालों को बांट दिया, तो बस्ती का नुकसान हुआ कि नहीं? और अपने साथ कुछ लेके निकल गया तो बस्ती का नुकसान हुआ। तो ले देके कहानी क्या है, बस्ती में जितना आया था उतना लेके वो निकल गया। क्या जनता समझ पा रही है? ये प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन है। जैसे ब्लॉक के लिए लगता था वैसे ही हम इसके लिए लगा रहे हैं। जनता समझ पा रही? किसी सिस्टम के लिए तुम्हें याद है W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता था, तो W एक्सटर्नल नेट क्या हो गया, एंटर और एग्जिट का नेट, W नेट, वो W1 माइनस W2, वो पता है क्या हो गया, वो हो गया dW बाई dV1 माइनस dW2 बाई dV, और dk क्या हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, dk बाई dV प्लस du बाई dV। तो जब तुम ओके dk फाइनल, dk बाई dV फाइनल माइनस dk बाई dV इनिशियल, ये हो गया, और du बाई dV फाइनल माइनस du बाई dV इनिशियल। तो जब तुम इस लाइन को सीधा करके लिखोगे तो तीन टर्म आएंगे,
डी के बाई डी बी, डी यू बाई डी बी, डी डब्ल्यू बाई डी बी, ये सब इनिशियल, और अगला क्या लिखोगे, डी के बाई डी बी प्लस डी यू बाई डी बी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी बी फाइनल। तुम देखो यार, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, याद है ना यार, वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के, वही है ये, लेकिन अब यूनिट वॉल्यूम के लिए लगाई गई है। क्या क्या डी डब्ल्यू बाई डी बी क्या होता है, पी प्लस डी यू बाई डी बी क्या होता है, रो जी एच प्लस ये कितना होता है, हाफ रो वी स्क्वायर, ये हो गया सब वन सिचुएशन के लिए, बराबर P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने फ्लूइड के लिए वही मैकेनिक्स वाली इक्वेशन लाई है। इट्स इज अ एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन समझ में आ गई यार, कि किन्हीं भी दो क्रॉस सेक्शन के बीच में फ्लो करते हुए लिक्विड में जितना एनर्जी वो लेके आएगा उतना वो दे के जाएगा। बस ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। ये नया लुक है, हमको इधर से आगे की कहानी जोड़ना है। रही बात इंडिविजुअल लेवल पे, यहां पे ये पूछा जा सकता है कभी कि वर्क डन बाई लिक्विड यूनिट बाई यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम हाफ रो। ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहां सब करियां जोड़ के बताया है। तो यार इस डिस्कशन को हम लोग अभी थोड़ा सा पर्टिकुलर करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए। ये एक जनरल ट्यूब थी जिसके दोनों एंड बराबर ऊंचाई पे नहीं थे, एक H1 ऊंचाई पे था और दूसरा H2 ऊंचाई पे था। क्या देखो, ये H1 ऊंचाई पे है भाई, सोना नहीं, यहां पे अलर्ट होके बैठना है। H1 ऊंचाई पे और ये H2 ऊंचाई पे है ना। तो क्या बता, अरे ये वाला लिक्विड H1 ऊंचाई पे और ये H2 ऊंचाई पे है। तो यहां देखो यार, रोजी H1 रोजी H2 आया था कि नहीं। चलो अब यहां आ जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, यानी इसका ये वाला एंड भी H1 ऊंचाई पे, H ऊंचाई पे, तो ये भी H ऊंचाई पे है। अब अगर उसी बर्नौली इक्वेशन में H1 H2 अगर सेम कर देंगे तो रोजी H खत्म हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन में केवल दो टर्म रह जाएंगे, एक वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाएगा और इस पे हम कुछ पैटर्न समझ सकते हैं। फिजिक्स का काम क्या है कि मैथ्स में फॉर्मूले बनाना, डेरिवेशन करना किसी पर्पस के लिए, और पर्पस के लिए फॉर्मूला बनने के बाद उसके लिए फीलिंग डेवलप करना, यही चीज है यार। बेसिक लेवल पे जब टॉपिक की शुरुआत होती है तो हम भाव से शुरू करके मैथ्स में आते हैं, फिर रिजल्ट्स लाते हैं, फिर भाव पैदा करते हैं, फिर रिजल्ट्स पे आते हैं, ऐसी फिजिक्स आगे बढ़ती है। तो एक रिजल्ट आया है कुछ मैथ्स लगा के, है ना, और अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए सोचा यार, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो यहां पे H1 H2 सेम है, इसलिए रोजी H1 और रोजी H2 दोनों तरफ से खत्म हो गया है ना, इधर इधर से
केवल इतना रह गया है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? मुझे बताओ इन दो क्रॉस सेक्शन में, यहाँ दो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ V1 वेलोसिटी है और यहाँ V2, कौन ज्यादा होगा डायग्राम के हिसाब से? V2 V1 से ज्यादा होगा। ये बात तुम किस चीज से कह सकते हो? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। जहां का एरिया कम होता है वहां का वेलोसिटी ज्यादा होता है। इतनी बात के लिए हमें बर्नौली झांकने की जरूरत नहीं है। अब जरा यहां पे एक और चीज देखें, यहां दो टर्म है, हाफ रो वी स्क्वायर और प्रेशर। बता ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? हाफ रो वी या हाफ रो वी टू? हाफ रो वी वन ये ज्यादा है। अब देखो यार, ये दो चीजों का सम है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर, भाई सम बराबर है तो कोई एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम होगी। अब हम बर्नौली से क्या कह सकते हैं? बर्नौली से ये कह सकते हैं क्या कि क्योंकि V2 ज्यादा है, ये मोर है किसके मुकाबले? इसके मुकाबले ये लेस है, और ये मोर है, तो P2 क्या होगा? कम होगा। P2 कम होगा, P1 ज्यादा होगा। ये बात जल्दी लोगों को हजम नहीं होती है। लोगों को लगता है तेज पानी तो ज्यादा प्रेशर, तेज पानी तो ज्यादा प्रेशर। इसमें बड़ी मिक्सिंग है यार। प्रेशर वो है जो चलते हुए लिक्विड के लेयर के बीच में महसूस होगा, दबाव। और एक चीज होती है थ्रस्ट। अगर पानी किसी को टकरा रहा है और रोक रहा है तो उसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्या यहां लिक्विड चलता जा रहा है, कहीं रुक रहा है क्या? अगर चलते हुए पानी को, बहुत तेज चलते हुए पानी को तुम रोकोगे तो तुम्हें थ्रस्ट ज्यादा लगेगा, स्लो चलते हुए पानी को रोकोगे तो थ्रस्ट कम लगेगा। तो पहली बात तो थ्रस्ट का भाव ना लाएं, क्योंकि यहां कोई किसी को रोक नहीं रहा है। ये भी लिक्विड चल रहा है और ये भी लिक्विड चल रहा है, और चलने में कोई रुकावट नहीं है। क्या जनता समझ पा रही? अगर कोई इसमें हाथ लगाए, कोई पूछे इधर हाथ लगाए तो ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर हाथ लगाए ज्यादा फोर्स लगेगा, हाँ वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन लेयर्स एक दूसरे को क्या फोर्स दे रही हैं, वो भाव शायद पैदा करना मुश्किल काम है, क्योंकि हम लेयर के अंदर वाली चीजों को महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक ऐसी कंप्रेस होने वाली चीज यहां बीच में फंसा दो तो उसका कंप्रेशन कम होगा, यहां वाली लेयर्स का कंप्रेशन ज्यादा होगा। ये बात हजम होती नहीं है। ज्यादा वेलोसिटी प्रेशर कम, ज्यादा वेलोसिटी प्रेशर कम। तो यार दो चीजें पहले समझ में आया था यार, एरिया ज्यादा जहां का वेलोसिटी कम, और जहां का एरिया ज्यादा वहां का प्रेशर भी ज्यादा। एक लाइन में बोले तो पीए ज्यादा वेलोसिटी कम, पीए ज्यादा वेलोसिटी कम। जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो वो कहां कंट्रोल में रहता है, वेलोसिटी कम हो जाती। कई बार तो पड़ा रहता है, नाली वाली में पड़ा मिलता है। तो पीए ज्यादा वेलोसिटी कम, एक्चुअल में और लाइफ में भी वो आगे नहीं जा पाता है। हाँ, तो स्मॉल मिलाते जाए, लार्ज कभी ना बनाए। एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम पहले से पता था। अब एरिया जहां ज्यादा वहां का प्रेशर भी ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए ये बात काम कर रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब, अच्छा ये बात लिक्विड के लिए मैं समझा रहा हूं, ये बात लिक्विड के लिए भी ट्रू है, एयर के लिए भी ट्रू है। क्या एयर पाइप के अंदर फ्लो करे तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी रफली देखा जाए तो फ्लूइड का जो ये नियम है वो फ्लूइड का नियम है। फ्लूइड मतलब लिक्विड का भी और गैस का भी। यानी एक पाइप में अगर कोई कहे कि यहां एयर तेज स्पीड से चल रही है, यहां धीमी स्पीड से, कहां प्रेशर ज्यादा होगा? जहां धीमी स्पीड से चल रही है। यस, जहां धीमी स्पीड से चल रही है वहां प्रेशर ज्यादा है, चाहे हजम हो या ना हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब यार, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब की कहानी को हम एयर और लिक्विड दोनों में लगा सकते हैं, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमारी डेली लाइफ में मिलते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन हम किससे दे सकते हैं। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल ये पूछा जाएगा कि ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से, सबका जवाब मतलब किससे एक्सप्लेन होता है। चलो दैट्स इट, खत्म। खैर फिर भी थोड़ा सा भाव ले आए, ताकि शायद कोई पूछ दे कि कहां का प्रेशर ज्यादा कहां का प्रेशर कम, यही क्वेश्चन पूछ दे तो तुम्हें भाव पैदा करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से यार
लिक्विड बंच में चलता है, बंच में चलता है, उसी तरह से एयर भी आपस के मॉलिक्यूल के साथ, भले यहां आइडियल लिक्विड पढ़ रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि एयर के मॉलिक्यूल बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी बंच में चलते हैं, पूरा गुच्छा एक दूसरे को हल्का फुल्का अट्रैक्शन देता है जिसकी वजह से उनका गुच्छा चलता है। यानी अगर एक हवा का झोंका, झोंका कहे तो अच्छा रहेगा, हवा के लिए झोंका शब्द यूज होता है, हवा का झोंका यहां से आएगा और बीच में कोई रुकावट आ गई तो मकान की छत से जाएगा कुछ झोंका, और कुछ झोंका कहां जाएगा, नीचे, और फिर आगे जाके मिल जाएगा। ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ना एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, है ना। यानी यहां से तुम कहोगे ये तो उनका हाथ छूट गया, छूटा नहीं है, अगल बगल वालों के साथ तो जुड़ा है ना, आगे जाके फिर से हैंड होल्डिंग हो जाएगी। तो मैं पूछूं कि यार यहां की हैंड होल्डिंग थोड़ी देर के लिए छूटी है लेकिन इंटरनली ये कनेक्टेड है, ये पूरी स्ट्रीम कनेक्टेड है आपस में, तो आगे जाके फिर से वो मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्या ऊपर वाली लाइन ने ज्यादा रास्ता तय किया है और नीचे वाली लाइन ने कम रास्ता तय किया है? तो बता, कमरे के अंदर की स्पीड ज्यादा होगी या इस इस छत के ऊपर वाली स्पीड ज्यादा होगी? ज्यादा रास्ता तय किया। अरे भाई छप्पर ये ऐसा बना है ना, तो ज्यादा रास्ता। और दूसरी बात ये भी है यार कि कमरे में कई बार यार रुकावटें होती हैं तरह तरह की, तो एयर को ज्यादा तेज चलने, भाई यहाँ पे खिड़की के पतले से रास्ते से घुस के और फिर वहां के पतले से रास्ते से निकलना है, अगल बगल दीवार है, तो स्लो स्पीड। अरे यार तुम लोग छत पे जाओगे तो ज्यादा हवा लगेगी नीचे लगेगी? छत पे स्पीड ज्यादा होती है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तो मुझे बता यार, यहां और यहां भी हवा है लेकिन हवा बहुत छोटे रास्ते से जा रही है, यहां की स्पीड v1 और यहां की v2 में, चलो इसको v2 लिख दे, इसको v1। कौन वेलोसिटी ज्यादा है? और जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर। अच्छा, प्रेशर जब भी लगता है तो सराउंडिंग में जो भी सरफेस होगी उसको ऐसे लगता है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है, चलो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो उससे टच वाली सरफेस पे ऐसे लगता है। तो यहां यार ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स वेक्टर किसके हैं? छत के ऊपर लगने वाले, ठीक है। और ये वेक्टर किसके हैं? छत के नीचे वाले। कौन वेक्टर बड़े दिखा रहा हूं मैं? ड्यू टू बर्नौली, जहां स्पीड पीए ज्यादा वेलोसिटी कम, वेलोसिटी जहां कम वहां प्रेशर। तो बता, इस छप्पर को नेट में फोर्स कहां लगता है? तो छप्पर बाहर की हवा उड़ाती है या अंदर की? ये इंटरेस्टिंग बात है यार, छप्पर को बाहर की हवा नहीं उड़ाती है, अंदर की उड़ाती है। बात समझ रहा है? रावण को बाहर वालों ने नहीं हराया था, उसके घर वालों ने हराया था, और वो था विभीषण। मतलब इस विभीषण इतना बदनाम हुआ कि आज की डेट पे कहीं भी तुम्हें विभीषण नाम का कोई नहीं मिलता है। क्यों? मिला कोई? नहीं। हाँ, विभीषण वाली हरकतें तुम, क्या रावण बहुत लोगों के अंदर मौजूद है, तुम लोग क्या समझते हो यार? देखो ऐसा है ना कि ये सब कहानियां क्यों प्रोपोगेट हो रही हैं, एकदम एब्सोल्यूट सेंस में सब कुछ नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत सेंस में सब कुछ मिलेगा। मुझे राम भी दिखाई देते हैं, रावण भी दिखाई देते हैं, विभीषण तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ भाई, तो कौन इसको कौन उड़ाएगा? छप्पर कौन उड़ाएगा? घर के अंदर वाली हवा, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है। तो अभी कोई पूछे यार कि छप्पर क्यों उड़ जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगा? बर्नौली से। कोई पूछे ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा या नीचे, तो जहां पीए ज्यादा वेलोसिटी कम, मतलब ये याद रखो, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। ठीक है यार, इतनी बात। चारों तरफ से खुला मकान बनाओ, दोनों तरफ से। पहली बात तो ये है कि छप्पर तब उड़ेगा जब छप्पर कमजोर होगा। अब यार तुम कंक्रीट का छप्पर बनाओगे थोड़ी उड़ जाएगा। ये मैंने घर कैसे दिखाया, तुमको क्या लग रहा है ये कंक्रीट का है? झोपड़ी है, यस। झोपड़ी में खप्पर होते हैं या टीन होते हैं, वो उड़ जाते हैं, टीन शेड उड़ जाते हैं। तो टीन शेड का घर ना बनाना, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो उड़ेगा फिर कहीं गिरेगा, किसी का गला काट सकता है। ठीक, खप्पर का बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा सर तोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगा। डॉक्टर का थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। तुमने यार स्पिनर जो बॉल घुमा के फेंकते हैं, क्या बोलते हैं उनको? एक तो स्पिनर होते हैं जो धीमी बॉल करते हैं, तेज स्पीड वाले भी घुमाना जानते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे फेंकते हैं। हरभजन फेंकता था यूं, और वो मुरलीधरन फेंकता था ऐसा। तो जब ऐसे फेंकते हैं, मैंने टॉप पे कैमरा लगाया है, ये उसका डायग्राम दिख रहा है, टॉप पे कैमरा लगाया है, ठीक है, इधर से फेंकते चलो यार।
वहां बैट्समैन है हमारा, ऐसे बॉल फेंकी यूं। तो अगर बॉल सॉलिड है लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन की वजह से जब बॉल घूमती तो आसपास की हवा को भी साथ में घुमाती है, चलती है तो अपने साथ अपनी थोड़ी बहुत हवा भी ले जाती है, यानी उसकी आसपास की सराउंडिंग एयर उसके साथ चलती है, अपना काफिला के साथ चलता है। ये सब बातें मॉलिक्यूल लेवल पे चलती हैं, उनके आपस के इंटरेक्शन है जिसकी वजह से पूरा पूरा गुच्छा चलता है, यानी बॉल चलेगी और बॉल के साथ उसकी सराउंडिंग एयर भी चलेगी। अब मैं कह रहा हूं ये बॉल v स्पीड से जा रही है, ऊपर से कैमरा लगाया है v स्पीड से, ये बॉलर ने स्पीड दी है सेंटर ऑफ मास को, दैट इज v, लेकिन क्या वो ओमेगा भी देता है? अगर ओमेगा देता है तो मुझे बताओ इस पॉइंट या इस पॉइंट, ए पॉइंट या बी पॉइंट, किधर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई? तुम्हें याद है रोलिंग वोलिंग वाली चीजें, v आगे है तो इसको भी v मिला होगा, इसको भी v मिला होगा, नहीं, लेकिन क्या आर ओमेगा की वजह से, चलो यार b उतना ही दिखा देता हूं, आर ओमेगा एक और वेलोसिटी है जो किसकी वजह से मिली है? रोटेशन की वजह से। तो बता अगर ऐसे घूम रही है तो आर ओमेगा यहां फेवर कर रहा होगा, यहां, तो क्या एक एंड की हवा ज्यादा तेज हो गई? नहीं, एक एंड की हवा ज्यादा तेज होगी, दूसरे एंड की हवा स्लो हो गई। अच्छा, ये हवा बेसिकली क्या है? तुम यहां बैठ जाओ ना तो तुम्हें हवा अपोजिट नजर आएगी, रिलेटिव मोशन, सराउंडिंग की हवा। अब मुझे बताओ जहां वेलोसिटी ज्यादा उस रीजन का प्रेशर कम, वेलोसिटी यहां ज्यादा तो यहां का प्रेशर, यानी बॉल के एक हिस्से में प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है और एक हिस्से में कम, तो जब वो हवा में चलेगी तो उस साइड शिफ्ट होने लगेगी, हवा में ही झूलने लगेगी साइड वाइज जहां प्रेशर कम होगा, यानी ये बॉल इधर को टिल्ट करेगी, कहां को? जहां प्रेशर कम होगा। क्या बात समझ रहा है? क्रिकेटर बनना है तो भी वहां इतनी फिजिक्स तो आना ही चाहिए कि जहां ओमेगा होगा उसी तरफ हवा रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा से जाएगी, यानी वहां का प्रेशर कम होगा, यानी ऐसा ओमेगा करोगे तो इधर बॉल शिफ्ट होगी, ऐसा ओमेगा करोगे तो इधर बॉल शिफ्ट होगी। बात समझ रहा है? ऐसा करोगे, अच्छा ये लेग स्पिन है, हाँ, और ये ऑफ स्पिन है, तो लेग स्पिन में कहां को गिरेगी? नहीं यार, नहीं, लेग स्पिन में इधर आएगी, यानी ऐसे फेंकेंगे तो थोड़ा हम ऐसे फेंके उधर को तो वो तब बैट की तरफ आएगी, हाँ सही तो है, और अगर ऐसे फेंकेंगे तो ऑफ साइड जाएगी, यानी तो लेग की तरफ फेंकना चाहिए तो ऑफ साइड जाएगी। ग्रेट यार, मैं तो ये भी नहीं सोचा था, मुझे बस इतना पता था कि यार शिफ्ट हो जाती है, ये नाम देखो यार, इतने समय से क्रिकेट देख रहा हूँ, बात समझ रहा है यार? तो तुम खेलते हो यार, क्रिकेट खेलते हो? तो आईपीएल में क्यों नहीं ट्राई किया? 13 साल का लड़का गया अभी, 13 साल का अभी वो बिहार का लड़का सर। हाँ, 2-3 करोड़। हाँ एज गलत लिखी होगी, ये तो पक्का है। तो हर हाँ, कोई क्रिकेटर सर 20 साल का 13-14 साल ही लिखता है, 4-5 साल का आराम से करता है। हाँ तो वो 19-20 से कम नहीं होगा सर। तो पहले से पता होता है क्या ये बन जाएगा? अरे तो सर जो जैसे अभी नहीं, उनने किसी और पर्पस से कम लिखाई होगी, वहां पे ना आईएएस की तैयारी करते हैं वो लोग बहुत साल तक, तो वो चाहते हैं कि हम 40 साल तक करें, 40 साल की उम्र तक, मान लिया ओबीसी या किसी कैटेगरी में है तो 40 साल मिलता है शायद, जनरल में है तो चेंज हो जाती है बात में। तो उसको जो है ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना लिख देते हैं 4-5 साल। 10 से पहले चेंज कर। हाँ 10 से पहले सब कुछ करना होता है, तो उनने करा लिया है और क्या। हाँ भाई, तो ये बॉलिंग करना सीख गए सभी लोग, अब तो महिला क्रिकेट की भी आईपीएल बन रही है तो ट्राई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है बॉलिंग के लिए, बैटिंग टिप्स नहीं आएंगे। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, समझ में आता है। एरोप्लेन में कोई पंखा नहीं फिर भी वो हवा में उठा रहता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे के पंखे की बनावट, उसकी अपनी बॉडी की बनावट। एरोप्लेन की बनावट कुछ इस तरह से रहती है, ऐसा कुछ ये शेप होता है, नहीं ये तो एरोप्लेन की है, उसमें जो ये विंग लगे होते हैं, ये उस विंग का अगर कोई क्रॉस सेक्शन करेगा ये तो वो ऐसा आएगा, ये विंग का क्रॉस सेक्शन है। चिड़ियों की बनावट लगभग ऐसे ही शेप की होती है, ऊपर का एरिया ज्यादा होता है, नीचे का एरिया, यानी यार यहां से जब हवा का झोंका आएगा और वो स्प्लिट होगा तो किसको ज्यादा रास्ता तय करके फिर से गुच्छा बनने में? ऊपर वाले को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। ये पंखे में भी है कि यार इधर वाली स्पीड रिलेटिव टू द एरोप्लेन, सोचें अगर एरोप्लेन आगे जा रहा है तो हवा
पीछे महसूस होगी विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन। तो मुझे बता यार कहां की स्पीड ज्यादा होगी, इस विंग में कहां की स्पीड ज्यादा होगी। यार एरोप्लेन राइट जा रहा है तो ये विंग भी ये राइट जा रहा है, तो रिलेटिव टू दिस एयर है ना, कहां की एयर तेज होगी, ऊपर वाली तेज होगी, नीचे वाली थोड़ा स्लो होगी। ऐसी बनावट की जाती है, ऐसी बनावट की यहां वाली हवा को शेड मिलता है, यहां वाली हवा इजिली मूव ना कर पाए और ऊपर वाली इजिली मूव कर पाए, तो उसको ज्यादा रास्ता तय करना है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की। तो प्रेशर कहां का ज्यादा होगा, यानी यार इस विंग को नीचे से भी प्रेशर मिल रहा है ऊपर से भी मिल रहा है, लेकिन कौन सा ज्यादा होगा, नीचे वाला। तो केवल विंग को ही नहीं पूरी बॉडी को नीचे से ज्यादा प्रेशर मिल रहा है ऊपर से कम मिल रहा है, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस वो ऊपर लिफ्ट कर जाता है। यानी सारा खेल यहाँ पे स्पीड का ही है। अगर एरोप्लेन में इतनी स्पीड ना हो तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, और इतनी स्पीड ना हो तो जल्दी जा नहीं पाएगा। तो ये स्पीड तो हमारे काम की चीज निकली, ज्यादा स्पीड होना, ज्यादा वेट उठाना, यानी जो जितना ही वेट वाला एरोप्लेन होगा वो उतना ही ज्यादा स्पीड से चलाया जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर लिफ्ट वाला ज्यादा मिलेगा ऊपर। क्या बात समझ में आ रही। कोई अगर पूछ ले कि एरोप्लेन में नीचे वाली एयर ज्यादा प्रेशर पे होती है या ऊपर वाली, तो क्या कहोगे, ये तो वैसे ही समझ में आए, ऊपर वाली अगर ज्यादा होती तो फिर वो जमीन से उठता ही क्यों। हाँ, यानी यार एरोप्लेन कभी हवा में ऐसे पलट जाए ना तो उसका फिर सरवाइव करना मुश्किल है शेप की वजह से। ये कोई अरेंजमेंट है, पुराने जमाने का अरेंजमेंट है। ये सिरिंज जैसा कुछ बना है, आगे की सुई हटा दी गई, ये तुम कर सकते हो यार। और यहाँ कोई लिक्विड है, परफ्यूम है ऐसा कुछ, इसमें एक स्ट्रॉ अंदर डाला गया है, ऊपर से जुड़ा है। अब बता, जब हम सिरिंज को ऐसे दबाएंगे तो यहाँ की एयर किसी v स्पीड से चलेगी, और जो कंटेनर के अंदर एयर है वो, अरे कंटेनर के अंदर तो रुकी है, मतलब अगर मैं कहूं इस रीजन की एयर ज्यादा प्रेशर पे है या ऊपर वाली एयर ज्यादा प्रेशर पे है, वेलोसिटी ज्यादा, तो ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे की वेलोसिटी, तो नीचे वाली एयर ज्यादा प्रेशर पे तो लिक्विड को प्रेस करेगी, वो ट्यूब से लिक्विड ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर से वो हवा का झोंका उसको स्प्रे बना देगा। देख रहे हो यार, यानी ये प्रेशर डिफरेंस, ये जो स्पीड है ना डबल काम आ रही है, एक तो प्रेशर डिफरेंस पैदा कर रही है, दूसरा ऊपर आने वाले लिक्विड को स्प्रे बना दे रही है। ठीक है, तो ये भी किस पे बेस्ड है, बर्नौलीज पे। ऑनलाइन वाले समझ पा रहे हैं अभी। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया भाई लोग। इसमें नोट करने कुछ है नहीं, मैंने दे रखा है सब। तो अभी यार हम लोग बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो चीजें पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, कंटिन्यूटी इक्वेशन था a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और बर्नौली इक्वेशन था p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी अगर हमें दो क्रॉस सेक्शन के लिए कंपैरिजन करना है तो वन सिचुएशन और टू सिचुएशन पे ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी। खैर, ये यार वो लीक करता हुआ पानी है, H नीचे, यहां पर H ऊपर, यहां पर लगभग जीरो वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकला। क्या H नीचे जाने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। या अगर कोई कहते नहीं ये कुछ u वेलोसिटी से निकला है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये सिंपल काइनेमेटिक्स है यार, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये काइनेमेटिक्स के चक्कर में अब नहीं पढ़ना, सबको पता है। वेलोसिटी बदल गई, क्या वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो एरिया कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा ए नॉट दिया है, A2 क्या होगा, ये A2 बताना है यार, दूसरा वाला एरिया क्या होगा। हो गया, अरे क्या लगाओगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 है A नॉट, V1 है U नॉट। ठीक है, U नॉट दिया होगा, नहीं तो फिर वो जीरो आंसर आ जाएगा। A2 है A2, A2 हमें लाना है, और V2 कितना है U स्क्वायर प्लस 2GH। तो क्या A2 का आंसर आ गया A नॉट U नॉट अपॉन अंडर रूट
u0 प्लस 2gh। क्या समझ गए? समझ गए यार कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहां कोई पाइप के अंदर पानी नहीं चल रहा है, ये बस स्टीडी फ्लो है तो इस रूल को फॉलो करेगा, स्टीडी फ्लो है तो इस रूल को फॉलो करेगा। डन। ये एक अरेंजमेंट है जिससे इससे पास करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट पता किया जाता है। कितना वॉल्यूम इससे पास किया ये पता किया जाता है। यानी अगर किसी पाइपलाइन के अंदर पता करना है कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो पाइपलाइन को बीच से काटना पड़ेगा और ये किनारा एक तरफ दूसरा किनारा दूसरी तरफ, बीच में जाके फंसा दो इसको। अब जो भी पाइप का लिक्विड था इस डिवाइस के थ्रू पास करेगा और इस डिवाइस में इधर वाले रीजन का एरिया A1 और इधर वाले रीजन का एरिया स्मॉल a। ये दोनों रीजन के एरिया हमें पता होते हैं, ठीक है। दूसरा यार यहाँ पे एक ट्यूब है वर्टिकल जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ का ट्यूब कितना ऊंचाई तक पानी भेजता है यहाँ का, यानी उससे प्रेशर का अंदाजा लगेगा। जहां ज्यादा पानी भर जाएगा इसका मतलब उस रीजन का प्रेशर ज्यादा है। अच्छा ये तुम्हें पहले से अंदाजा है कहाँ का प्रेशर ज्यादा होने वाला है? जहां का एरिया ज्यादा वहां का प्रेशर ज्यादा, पीए ज्यादा, याद है पीए ज्यादा। तो यहाँ का एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ लिक्विड ज्यादा ऊंचाई तक बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर कम है तो लिक्विड कम ऊंचाई। ये ऊंचाई से क्या पता चल जाएगा? ऊंचाई से हमें हाइट डिफरेंस क्या कॉलम प्रेशर डिफरेंस देता है कि नहीं, तो हमें ये अंतर पता चल जाएगा उधर के रीजन और इधर के रीजन में कितना प्रेशर का अंतर है। तो प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा, A1 A2 पता है, तो हम कुछ लगा के क्या निकालना चाहते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है पता है? वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अब या तो तुम V1 पता कर लो इस रीजन का तो A1 V1 लगा दो, या तो तुम यहां का V2 पता कर लो, स्मॉल a इंटू V2 लगा दो, वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल जाएगा कि नहीं। तो यानी मुद्दा क्या है, हम एक तरह से V1 लाना चाह रहे हैं उन पैरामीटर में जो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इजीली अवेलेबल पैरामीटर क्या होंगे? A1 स्मॉल a, लिक्विड की डेंसिटी है ना, और ये हाइट डिफरेंस डेल्टा H। क्या ये इजीली अवेलेबल डेटा है कि नहीं? क्या लगाना चाहिए हमको बता, क्या लगा सकते हैं हम लोग? अरे क्या पढ़ा है यार? पहली चीज तो हमें लगाना है A1 V1 इज इक्वल टू स्मॉल a V2, बर्नौली इक्वेशन। और क्या लगा सकते हैं? अरे और क्या लगा सकते हैं? पहली इक्वेशन क्या लगा सकते हैं? P1 इस रीजन का प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 इस रीजन का प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नहीं देखिए जरा, P1 ज्यादा है, मैं P2 को इधर लिख देता हूं, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ये दो इक्वेशन है और V1 V2 दो अननोन है। रही बात डेल्टा P की, ये 1 और 2 रीजन का प्रेशर डिफरेंस, तो क्या बताओ प्रेशर डिफरेंस P1 ज्यादा होगा P2 कम होगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा रो जी डेल्टा H। क्या वो कोई मुद्दा नहीं है? ये चीज ऑलरेडी हमें डिस्प्ले में नजर आएगी। ये पता है, रो पता है, एरिया पता है, तो बस अननोन क्या रह गया? चाहे तो V1 ला दो चाहे V2 ला दो। मैं यार करके इसलिए दिखा रहा हूं कि एक बार तुम्हें समझ आना चाहिए कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। बाकी तुम्हें रिजल्ट भी इसका रटना चाहिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। पता है P1 माइनस P2 को मैं क्या लिख देता हूं? रो जी इंटू डेल्टा H, मॉड लगा देता हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये पॉजिटिव आने वाला है। हाफ रो क्या लाने वाले हो? V1 ना। चलो तो यहां से V2 क्या a स्मॉल a V1 लिख सकते हैं? V2 की जगह कैपिटल A स्मॉल a V2 लिख सकते हैं, V1 सॉरी। फायदा हमें यार इस लाइन में केवल एक अननोन नजर आने लगा। 2 उधर पहुंचाओ, रो रो कैंसिल, 2 इधर पहुंचाओ,
V1 स्क्वायर कॉमन लो तो V1 का आंसर आ रहा है, ये रो कैंसिल हो रहा था ना, हाँ रो कैंसिल हो रहा है। V1 स्क्वायर का आंसर आ रहा है अंडर रूट 2g डेल्टा h अपॉन a बाई a का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या ये रिजल्ट याद रखने लायक है? कोई बात नहीं, तो कर लो, इतना काम करना पड़ेगा। ये काम करने में यार 1.5 मिनट लगेगा कम से कम, इससे ज्यादा नहीं भाई। A1 B1 A2 B2 और ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं मैं। 2g डेल्टा h a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, ये a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अच्छा ऊपर चला जाएगा, बाहर निकाल दें इसको, 2g डेल्टा h अपॉन a स्क्वायर माइनस बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले स्क्वायर, वैसे भी नेगेटिव हो नहीं सकता अंडर रूट के अंदर। ये हो गया वेलोसिटी का आंसर V1 का। लेकिन हमने V1 का नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट का आंसर निकालना था। A1 स्मॉल a अंडर रूट 2g डेल्टा h अपॉन a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, ये वॉल्यूम फ्लो रेट का आंसर है। अगर मास फ्लो रेट पूछ दे कोई तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो यार। अरे वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में क्या अंतर है? डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये आंसर याद रखने लायक है, निकालने लायक है? वेरी गुड। हाँ भाई नोट कर लिया है यार। A1 B1 A2 B2 और बर्नौली दोनों को सॉल्व करके आंसर आया है। सोचो तो इतनी सी बात है बस, बाकी आंसर गंदा आया है, याद रख सको तो ठीक है। ये क्या आया है? A1 A2 यानी दोनों एरिया अंडर रूट 2g डेल्टा h अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, याद हो जाए। करते करते देखो यार, ये सब डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा टेस्ट और कितने ज्यादा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो। जितने ज्यादा टेस्ट और क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगे, रिपीट होंगी चीजें, और रिपीट होंगी तो याद रहेगा, है ना। ऐसे तुम याद रखने बैठोगे, करने बैठोगे तो इसका कोई नियम नहीं, तुम्हें याद नहीं होगा यार। आंख बंद करके मेमोराइज करने से कुछ नहीं होता यार, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक, हो सकता है इससे याद हो जाता हो किसी को, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. आज खा पी के बैठे हैं सब ऑनलाइन वाले, कल भूख लगाई थी, 2 बजे लंच टाइम होता है। ये एक पतला कंटेनर है और ये एक लार्ज कंटेनर है। पतले कंटेनर में अगर एक होल बना दिया जाए, ऐसा छोटा से एरिया का होल बना दिया जाए, तो क्या इससे निकलने वाला लिक्विड ऐसे यहां भी गिरेगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां भी गिरेगा नहीं। लेकिन यार यहां पे जब गिरेगा तो इसके लेवल में कमी नजर आएगी, यानी इसके हम V1 की बात करेंगे तो इसके V2 की भी बात करना पड़ेगी। लेकिन वाइड कंटेनर में
वाइड कंटेनर मतलब जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा हो, उसमें इसकी वेलोसिटी की तो बात करेंगे, इसकी वेलोसिटी लगभग क्या होगी, 0। क्या तुम्हारी घर की बड़ी सी टंकी में जब नीचे नल खोल दिया जाता है तो ऊपर से नजर आता है पानी नीचे जा रहा है? नहीं ना यार। अरे एक छोटी बाल्टी में भी अगर पानी खोल दो, बगल से पानी निकलने का कोई नल लगा दो, तो उसका लेवल डिफरेंस कम हो रहा है, ये हमें नजर जनरली नहीं आता। बहुत नैरो हो तो नजर आएगा। तो वाइड वेसल में ये वेलोसिटी 0 होगी, नैरो वेसल में वो वेलोसिटी आएगी। तो पहले हम यार नैरो कर लेते हैं, ये जनरल डिस्कशन है, वो पर्टिकुलर डिस्कशन है। इसका एरिया स्मॉल ए है और इसका एरिया कैपिटल ए है। तो बता वी का आंसर निकाल के देना है। ये v1 का आंसर निकाल के देना, इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। चलो इसको v लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये निकाल के देना है जनता को। क्या लगाओगे यार? a to b2, दैट इज वन इक्वेशन। क्या एक इक्वेशन से दो अननोन थोड़ी निकल आएंगे? तो और क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ये निकलने वाला लिक्विड इस पॉइंट पे, इसको मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट, और ये 2 पॉइंट जो नीचे आ रहा है लिक्विड, ये दोनों कंटिन्यूटी में है कि नहीं? ये जा रहा है तो ये आ रहा है, इनमें हम लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन। यहां के यूनिट वॉल्यूम और यहां के यूनिट वॉल्यूम से बात करेंगे और उसमें हम लगाएंगे क्या? बर्नौली इक्वेशन। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो वेलोसिटी का आंसर आएगा। अभी यार जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसी का बिल्कुल भाई डिस्कशन है, अगर तुम अपने मन से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, टॉपिक के ज्यादा क्लोज चले जाओगे। मैं चाहता हूं यार एक आध लोग वीई निकाल के दिखाएं। आया? इसमें प्रेशर डिफरेंस को बिकॉज हाइट तो कुछ हाँ उसको मैंने एच अज्यूम कर लिया है। जी डेल्टा एच। अच्छा ये हाइट एच देना ही पड़ेगी मुझे, जस्ट अ मिनट। ये हाइट यहाँ से ऊंचाई ये एच दिया है, डेल्टा एच को एच लिख दो। जी कैंसिल नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है, 2gh अपॉन अंडर रूट अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, सही है सही है। ये डेल्टा एच है यार। पिछले डिस्कशन का बिल्कुल भाई डिस्कशन, अपने आप से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, छोड़े नहीं, ट्राई करें। ऑनलाइन वाले अगर हो गया है तो व्हाट्सअप करें। वीई, इसका नाम मैंने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वीई लिखा है, अगर किसी का हो गया है तो भेज सकता है। तो यार एक काम तो हमें करना है, कैपिटल ए V1 इज इक्वल टू स्मॉल ए V2। एक तो ये लगाना है, जहां V2 आएगा उसको मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल ए बाई स्मॉल ए V1, जिसका नाम VE है। V1 इज VE। ओके, मैं V2 गायब करने के लिए ये काम करने वाला हूं, जैसे पिछली बार किया था। अब बता 1 और 2 के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
प्लस रो जी एच वन। या देखो यार, इस लेवल को मैं जीरो लेवल मान लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम करते थे नीचे वाले को जीरो ऊंचाई मान लेते थे, तो इसकी पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरा, इधर के रीजन पे प्रेशर है P2, वेलोसिटी है हाफ रो V2 स्क्वायर, और पोटेंशियल जी लिखेंगे रो जी एच, रो जी एच। कोई दिक्कत है यार इतनी लाइन लिखने में? यार जिस लेवल को, जो लोअर लेवल होता है उसको हम पोटेंशियल जी जीरो मान लेते हैं, जैसे यहां ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के क्वेश्चन पहले हम करते थे। अब यार हमें पता चला P2 क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है P2 क्या होगा और P1 क्या होगा? देखो यार, ये जो P1 है, ये जो धार बाहर निकल रही है उसको चारों तरफ से एयर जो प्रेशर दे रही है, वन का प्रेशर वहां से डिसाइड होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई लिक्विड लदा नहीं, वो इंडिपेंडेंट लाइनें गिर रही हैं। तो वो प्रेशर P1 जो होगा वो पता है कितना होगा, वो P0 होगा, P0, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने उसको दबाने की कोशिश की, वो P0 प्रेशर होगा। और टू रीजन पे जो प्रेशर होगा, क्या वो प्रेशर P2 होगा, P0 होगा, ये भी P0 होगा, वो भी तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है यार। क्या इसके ऊपर कोई कॉलम है क्या? नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया यार, P1 P2 कैंसिल हो गया, ये तो और अच्छा रहा। अब यार क्या बचा, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 को मैं A अपॉन स्मॉल a V1 लिख रहा हूं, V1 इज VE, ठीक है, प्लस रो जी एच। V1 वाले सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं, ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर V1 is V flux, rho g H1 0, P2 is P0 half rho V2 square, plus rho g H। मैंने एरिया कहाँ का, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ गलती हुई यार। जहां वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स है वहां का एरिया स्मॉल ए है, ये ए है, इसे कैपिटल ए है, तो V2 को हम लिखेंगे A बाई कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। ये गलती हुई है, A बाई कैपिटल ए A बाई कैपिटल ए, ठीक है, इज इक्वल टू रो जी एच। ये रो जी एच यहां से यहां आया है, रो से रो कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा तो 2GH इधर आएगा, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो V1 यहां हटाएंगे तो अंडर रूट, ये कितने लोग आ गया? ये कोई दिक्कत है? पिछले वाले ही तो स्टेप हैं, सब वही स्टेप है, थोड़ा सा अंतर है। यहां पोटेंशियल एनर्जी का लाइन आया है, वहां पोटेंशियल जी कैंसिल हो रहा था। क्या कितने लोग लिख लिया यार? कुछ लोग पता है कंपैरिजन इस 2 पॉइंट की जगह यहां एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहां और यहां में करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तब भी यही आंसर आता है। वहां पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी, बट प्रेशर का अंतर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलो यहां का देखें जरा, यहां के डिस्कशन में कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं यार, इस 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के लिए बस तुम बर्नौली इक्वेशन एक लाइन लगा दो, उसी से आंसर आ जाएगा। एनीवन लगा पाओगे यार? 2 और 1 के लिए केवल बर्नौली इक्वेशन, एक ही तो अननोन है यार, दूसरा अननोन है नहीं इस बार। 2 और 1 के लिए केवल बर्नौली इक्वेशन लगा दो। टू और 1 के लिए केवल बर्नौली इक्वेशन लगाना है। ये ऊंचाई h है, यहां से ऊंचाई h है, h लिखना है, इसका एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, ठीक है।
1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाना है। चलो यार, यहाँ का P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जी 0, इसको मैं 0 पोटेंशियल जी लेवल मानता हूं। यहाँ के लिए प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 0 है प्लस रो जी एच। बस एक लाइन ये लिखना थी। P1 और P2, बता P1 वो लेयर है जो बाहर निकली है, उसको चारों तरफ से कौन दबा रहा होगा? एटमॉस्फेयर। तो P1 भी कितना होगा? P0, और P2 भी कितना होगा? P0। P1 P2 कैंसिल। अब यार इस लाइन में बचा ही क्या? यहां बचा है हाफ रो V E स्क्वायर बराबर रो जी एच, रो से रो कैंसिल, V का आंसर आएगा अंडर रूट 2GH। ये बड़ा याद रखने लायक आंसर है। क्या पता है, एक m मास का ऑब्जेक्ट अगर h नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या आती है? यहाँ m मास का छोटा सा वॉल्यूम नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई है? अंडर रूट 2GH। क्या इस आंसर और इस आंसर में ज्यादा जनरल आंसर कौन सा है? क्या इसी आंसर में अगर स्मॉल एरिया को छोटा 0 लिख दो, स्मॉल एरिया को, या कैपिटल ए बहुत लार्ज लिख दो। स्मॉल ए 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैपिटल ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्मॉल ए बाई कैपिटल ए 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? रूट 2GH। तो आंसर हम वैसे ही समझ सकते हैं। अगर एक आंसर तुम्हें ये रटा है तो वो आंसर अपने आप याद आएगा। रूट 2GH कैसे याद आ जाएगा? अरे रूट 2GH ऐसे याद आ जाएगा कि कोई ब्लॉक भी तो h नीचे गिरता है तो रूट 2GH होता है। उसके बाद ये बस इतना और याद रखना, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल स्क्वायर। ये कैसे याद रहेगा? अरे अभी अभी प्रेशर का जो फॉर्मूला लाया था, अभी अभी जो थोड़ा देर पहले बेंचुरी वाला फॉर्मूला लाया था, वॉल्यूम फ्लो रेट, उसमें भी यही आया था कि नहीं? यार याद रखने की वजह बनाते चले तो और अच्छे से याद रहेगा। नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल स्क्वायर दूसरी बार आ रहा है, याद रखने की वजह। रूट 2GH हम बचपन से जानते हैं, तो याद रख लोगे। सर इसमें V2 कैसे 0 होगा? ये वाइट कंटेनर है, तो एक पतले से नल से पानी निकलने से वाइट कंटेनर का लेवल में कोई खास अंतर नहीं आएगा, वो वेलोसिटी ना के बराबर होगी। जैसे एक सिंटेक्स की बड़ी सी टंकी में एक छोटा सा नल लगा हो, तो क्या पानी नल से निकलेगा तो ऊपर का लेवल डाउन होता हुआ नजर आएगा? नहीं महसूस कर पा रहे? नो सर। और क्या मैं कह रहा हूं कि यार इधर के पानी निकलने से टंकी का पानी नीचे आएगा, लेकिन ओवर द टाइम समझ में आएगा, 1 घंटे बाद समझ में आएगा कि पानी नीचे आया है। जिस समय पानी निकल रहा होगा उस समय क्या पानी नीचे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, ये महसूस करना पड़ेगा। वाइट कंटेनर है, बहुत चौड़ा कंटेनर है। सोचो यार, एक पानी की बोतल में मैं एक सुई से छेद कर दूं, यहां सुई से छेद कर दूं, यहां से सुई से, तो पानी निकलेगा। तो क्या इसका लेवल नीचे आता हुआ तुरंत नजर आएगा? नहीं, 15 मिनट बाद तुम्हें लगेगा बोतल खाली हो गई है, लेकिन उसके लेवल डाउन होने की वेलोसिटी लगभग 0 होगी। भाई अब करके देखना पड़ेगा, इसके बाद शब्द मेरे खत्म हो गए। सर समझ आ गया। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो वही है कि ये एरिया सुई के एरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और टंकी के एरिया के मुकाबले टैप का एरिया बहुत कम होता है। तो वही चीज है, चाहे जैसे समझ लो। तो अभी यार देखा जाए तो यहीं तक टॉपिक की मेन बातें थी। अब केवल खिलवाड़ है, दूसरे टॉपिक को जबरदस्ती इस टॉपिक में भिड़ाया जा रहा है। क्या एक वाइट कंटेनर से जब पानी निकलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2GH। कोई वाइट कंटेनर बोले या ना बोले, बाय डिफॉल्ट अगर दूसरा वाला एरिया के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है तो तुम कैसा मानोगे वाइट कंटेनर? तो ये किस वेलोसिटी से निकलता है? अंडर रूट 2GH। मान लिया ये कैपिटल H हाइट का कंटेनर है और ये ऊंचाई स्मॉल h है, इस होल के ऊपर की ऊंचाई स्मॉल h है। अभी हमने यही माना था कैपिटल H कंटेनर की हाइट है। तो बता इस लिक्विड जो बाहर निकल रहा है इसका Vx क्या है और Vy क्या है? दो वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी को क्या बता, ये वेलोसिटी सीधे सीधे सरफेस के साथ 90 डिग्री पे निकलेगी, क्योंकि प्रेशर भी 90 डिग्री पे लगता है, तो वेलोसिटी 90 डिग्री पे आएगी। तो इसका Vx कितना है और Vy कितना है? Vx अंडर रूट 2GH है, Vy 0 है। तो मैं याद है एक बॉल को जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो Vx होता है, Vy 0 होता है।
यस अब सर। याद करो यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बातें करी हैं कि जब वो नीचे गिरेगा उसके लिए वर्टिकल मोशन डिस्कस करना चाहिए या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो यार इसका यू वाई 0 है और एस वाई माइनस एच है, तो ये नहीं, माइनस एच नहीं है, कैपिटल एच माइनस एच है। कितना है? कैपिटल एच माइनस एच है, और वो माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि नीचे है। तो नीचे गिरने का टाइम क्या होगा? हाँ, ये टाइम तो लोगों को याद है, अंडर रूट 2h बाई जी। खैर मैं फॉर्मूला पूरा लगा देता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह क्या लिखेंगे? एस की जगह ये लिखेंगे, है ना? तो टाइम का आंसर आएगा अंडर रूट 2h माइनस एच बाई जी। क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग के ऊपरी हिस्से में होना चाहिए, अंडर रूट 2h बाई जी। एच की जगह क्या है? h माइनस एच। ये काइनेमेटिक्स है यार, इसमें फ्लूइड का कुछ है क्या? अरे यार यहां पे यार पानी बौछार लगा के गिर रहा है, तो पानी की हर बूंद वही काम कर रही जो एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल करता था, हर बूंद वही काम कर रही है। तो पानी की कोई एक यस बूंद को सर। कंसीडर कर लो और उसका प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लो। रेंज क्या होता था यार? रेंज फुट ऑफ द टावर से कितना दूर पानी गिरेगा। रेंज लाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्कशन करते थे या वर्टिकल डिस्कशन करते थे? हॉरिजॉन्टल। तो रेंज होगा vx इंटू टी। vx है अंडर रूट 2gh और टाइम है अंडर रूट, तो देखो यार g से g कटेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा कल को हो सकता है तुम्हें यही हाइट दे दे y नाम से, y नाम से, तो टाइम का आंसर होगा अंडर रूट 2y बाई जी। तो यार ये तुम समझ लेना, हम लोग यार कहानी, मेन कहानी के सीधे सीधे चलते, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा तो वही तुम्हें सब तुम्हारी समझदारी है, और उसकी यार नेवर एंडिंग डिस्कशंस फिजिक्स में संभव है। ये रेंज आ गया भाई। अब कोई कहता है कि इस रेंज के फॉर्मूले में क्या फिक्स है क्या वेरिएबल है। अच्छा क्या फिक्स है क्या वेरिएबल है, ये इस पे डिपेंड करना चाहता है कि हम किस प्रोसेस की डिस्कशन पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वैसे तो सब फिक्स है, कंटेनर की ऊंचाई कैपिटल एच है और स्मॉल एच होल कितनी ऊंचाई पे बनाया है वो है, नहीं वहां से ऊपर से कितना नीचे होल बनाया है वो है, नहीं। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि यार होल तुम बदल बदल के कहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुमने यार एक बार यहां होल बनाया, मजा नहीं आया, टेप लगा दिया, ऊपर होल लगाया, मजा नहीं आया, टेप लगा दिया। किस जगह पे होल करें कि रेंज सबसे ज्यादा आए, वो ऊंचाई क्या होना चाहिए? तो किसी के दिमाग में आता है सबसे नीचे बनाइए, सबसे तेज तो बौछार निकलेगी, बौछार तेज निकलेगी लेकिन उसको गिरने का समय नहीं मिलेगा। तो सर सबसे ऊपर बना दीजिए, समय खूब रहेगा उसके पास, लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो बीच में कहीं होना चाहिए। अब यार मैथमेटिकली अगर इसको लाना हो तो यार dr बाई डी निकालो और उसको जीरो कर दो। तुम्हें याद है मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप कि y अगर x का फंक्शन है तो dy बाई डी जीरो करते हैं। तुम्हें करना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये करो तो आंसर आएगा। क्या आएगा मैं सीधे बता रहा हूं, h का आंसर आएगा कैपिटल H बाई 2। यानी तुम्हें होल ऊपर से नीचे की तरफ पूरे कंटेनर की हाइट के आधी दूरी पे करना है, यानी बीच में करोगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी, यहां करोगे तो भी कम होगी, ऊपर करोगे तो भी कम होगी। क्या जनता समझ पा रही है? क्या इसमें कहीं भी तुम्हें फ्लूइड नजर आया? अरे डिस्कशन फ्लूइड का है मगर मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स वाली है। तो अब यार ये केवल खिलवाड़ चल रहा है, राइटर को चाहिए कि पन्ने भरना है तो ये सब करेगा, पर नॉलेज दूर तक निकल गई। ये डायग्राम पहले भी आ चुका है, जब हमने वेरिएबल मास पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी, थ्रस्ट बराबर v रिलेटिव dm बाई dt। इसमें यार साइन एन की कोई चर्चा हम कभी नहीं करेंगे वरना फैल जाएंगे। मेन मुद्दा है कि थ्रस्ट कहां मिलेगा और कितना मिलेगा, इतना मिलेगा कहां मिलेगा ये हमें फील होता है। अच्छा बताओ, पानी की बौछार किसी लकड़ी के ब्लॉक में ऐसे डाल रहे हो, पानी बगल से खिसक जा रहा है, तो इसको थ्रस्ट कहां मिलेगा, इस लकड़ी के टुकड़े को राइट मिलेगा। क्या ये नहीं महसूस होता है? तो चले जाओ यार कहीं पे धरना प्रदर्शन अगेंस्ट द सरकार करो, पानी की बौछार आएगी पता चल जाएगा थ्रस्ट कहां मिलेगा इधर। अच्छा ये जो पाइप से पानी निकाल रहा है उसको थ्रस्ट कहां मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो ये डायरेक्शन हमें वैसे ही फील होती है।
कितना मिलेगा v dm by dt। लेकिन इस टॉपिक में क्या मास फ्लो रेट, क्या ट्यूब का एरिया और इसकी वेलोसिटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से क्या dm by dt हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, रो ए बी। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला पर्टिकुलरली हम लिख जाते हैं v इंटू रो ए बी, तो क्या बन गया रो ए बी क्यूब, सॉरी रो ए बी स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला वही है, dm by dt ये हो गया, तो अब नया लुक आ गया। हमने पहले भी ये लुक पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं। ये सरकारी नल है, इसमें या तो पानी नहीं आता है सालों साल, और आता है तो छप्पड़ फाड़ के, नल फाड़ के आता है, मतलब इतना तेज आता है कि पूरा नल हिल जाता है जैसे ही खोलो। कितने लोगों ने ये चीज देखी है कभी? जब तुम लोग बाहर निकलते कहाँ हो, थ्रस्ट ऊपर मिलेगा। सरकारी नल का यही हाल होता है, या तो नहीं आता है तो नल तोड़ आता है। तो थ्रस्ट ऊपर की तरफ कितना मिलेगा, रो ए वी स्क्वायर। ये तो तुम सीख ही गए पीछे। हाँ और क्या, उसमें क्या है, तो कुछ नया बात करते हैं ना यार। ये एल लेंथ का नल ऐसे आगे जाके मुड़ा होता है, तो पूछा यार इसको टॉर्क कितना लगेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो नल के बहुत तेज करने की वजह से कई बार ऐसे उखड़ जाता है तो इसको टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क रो ए बी स्क्वायर इंटू ये जो लेंथ होगी, टॉर्क नहीं। ये सब क्रिएटिविटी है यार, किसी के मन में आया होगा उसने बना दिया अपना, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे एक कंटेनर रखा है और यहां से पानी निकाल रहा है, ठीक है। थ्रस्ट पीछे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना रो ए बी स्क्वायर। क्या अगर ये m मास अभी कंटेनर में मौजूद है और स्मूथ सरफेस है, तो इस कंटेनर में पीछे एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं, कितना आएगा, यस सर। F बाई एम, कितना रो ए बी स्क्वायर, रो ए बी स्क्वायर अपॉन एम। कोई पूछे ये कंटेनर कुछ टाइम में कितना खिसक जाएगा, कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। खैर, तो ध्यान रखे यार स्मूथ सरफेस पे बहुत चिकने जूते ना पहने और पहने भी तो वॉशरूम ना जाए पीछे थ्रस्ट मिल सकता है। हाँ भाई, ये थ्रस्ट मिलेगा और इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, एक्सेलेरेशन आएगा। अभी बता यार, दोनों तरफ होल कर दें, इधर भी, तो कंटेनर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक होल नीचे कर दें, तब यार राइट वाला फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला कम होगा, तब आगे एक्सलेट करेगा। नहीं कर सकते ये सब। अरे देखो, यहां से रो ए बी स्क्वायर मिल रहा है, एक होल इधर भी कर दो तो यहां से भी पानी निकलेगा, तो रो ए वी टू स्क्वायर मिलेगा। अब जिसका वी ज्यादा होगा उसका थ्रस्ट ज्यादा होगा, उसी तरफ कंटेनर चल देगा। ये सब यार एकदम इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट बनाने वाला बनाता है। क्या ये कंटेनर इतना हल्का होगा कि वो चल जाए? अरे फ्रिक्शन भी तो होगा। क्या ऐसी सरफेस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जहां पे फ्रिक्शन ना हो? तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये केवल इमेजिनरी बातें हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? डन। एक और डिस्कशन है, एक कंटेनर जो h ऊंचाई का है उसका पूरा खाली पानी होने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली यार इसमें डेरिवेशन इन्वॉल्व है, मगर जनता की मांग पे केवल फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन है। इतने टाइम में पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कंटेनर का पहला हाफ और अगला हाफ, यानी पूरा खाली होने में, इधर से इधर में T1 लगेगा, इधर से इधर में T2 लगेगा, तो T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? हाथ उठाएंगे जैसे ही मैं बोलूंगा। पहले अपनी फीलिंग के आधार पे बताना है कि यार पूरी हाइट से आधी हाइट होने का समय T1 है और आधी हाइट से जीरो हाइट होने का समय पूरा खाली होना, ये h/2 हुआ है, ठीक है। तो T1 ज्यादा होगा, हाथ उठाएं। T2 ज्यादा होगा, हाथ उठाएं। चलो सोच ले।
ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं क्योंकि तुम लोग शक्ल दिखाते नहीं हो, हाथ मुझे दिख नहीं सकता इतनी दूर से। हाँ चलो सर T2 सर T1 T2 ज्यादा होगा वाले सर हाथ T2 उठाएं। मेजॉरिटी पोल T2 ज्यादा होगा वाले हाथ उठाएं। उसने बदल लिया पाला। उसने बदल लिया पाला। जो लोग ऑडियंस पोल में थे अपना सोच समझ लें। T1 ज्यादा होगा हाथ उठाएं। T2 ज्यादा होगा हाथ उठाएं। कंफ्यूज लोग हाथ उठाएं। कोई फीलिंग नहीं है यार इसको लेके। हम नहीं बताएंगे। अच्छा एक रफ डिस्कशन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि बता इस आधे खाली होने के दौरान पानी तेज निकल रहा था या इस पूरे खाली होने के दौरान पानी तेज निकल रहा था। फर्स्ट हाफ में पानी ज्यादा लदा था, सेकेंड हाफ में पानी कम लदा है। तो कब जल्दी जल्दी पानी निकल रहा था? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी का मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता है। जल्दी जल्दी का मतलब फीलिंग पहले अपडेट करें। तो कहां कम टाइम लगेगा? सर T2 में T2 जल्दी जल्दी का मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता। कुछ लोगों को तो फीलिंग में ये बैठा हुआ है जल्दी जल्दी मतलब ज्यादा टाइम। जल्दी जल्दी मतलब ज्यादा टाइम। तो जल्दी जल्दी मतलब क्या होता है? यहां जल्दी जल्दी पानी निकलेगा तो कम टाइम निकलेगा, यहां धीरे धीरे पानी निकलेगा तो ज्यादा टाइम। ये तो यार भाव होना चाहिए। मतलब इसके लिए मैं कोई मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा हूं यार। हाँ इतनी सी मैथ्स की बात कर रहा हूं कि जब ज्यादा लदा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसमें भी यार नेचुरल बात है कि इसके लिए भी भाव पैदा करना। क्या √2gh ना पता हो तो क्या तुम नहीं बता सकते यार कि खाली टंकी ज्यादा स्पीड से निकालेगी या भरी टंकी? हाँ कुछ तो भाव होना चाहिए यार। तो कौन अभी भी बताएं कौन ज्यादा टाइम लगेगा? जब स्टार्टिंग में फुल है हाँ तो फिर जल्दी निकलेगा, हाँ टाइम कम लगेगा। जब आधा हो जाएगा फिर टाइम ज्यादा लगेगा। दैट्स इट। तो उसको क्या समझा रही हो? वो तो यही बोल रही थी। नहीं नहीं इसने पहले दूसरा बोला था। अभी क्लियर है? उसने बताया तब क्लियर हुआ है। खैर चलो। तो यार अगर मुझे T1 लाना हो यहां से यहां तो मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या ये आंसर क्या बताता है? टंकी का पूरा खाली होने का समय। पूरा खाली होने का समय बताता है। तो यहां से यहां के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास इधर से इधर का पूरा फॉर्मूला है। ये जो टाइम बताता है ये क्या बताता है? टंकी पूरा खाली होने का समय। क्या जनता समझ पा रही? ये फॉर्मूला है। मैं T2 डायरेक्टली लिख सकता हूं। कोई मुझे बताए T2 डायरेक्टली लिखना हो तो तुम क्या लगाओगे? इसी फॉर्मूले का यूज करके T2 लिख सकते हो। भाई H से खाली होने का समय अगर ये है तो H/2 से खाली होने का समय बड़े आराम से निकाल। इसी फॉर्मूले में A/A बस H की जगह क्या लिख दोगे? H/2। चलो ज्यादा मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। बस H की जगह क्या लिख दोगे? H/2। लेकिन मैं तो T1 जानना चाह रहा था। बता T1 कैसे निकालोगे? यार तुम्हें यहां से यहां वाला समय पता है, यहां से यहां वाला समय पता है। तो ये हो जाएगा टोटल में से T2 घटा के ये होगा A/A√2/g। तो कॉमन ही ले लो यार, ये तो पूरे में कॉमन ही आएगा। √h इधर है और √h/2 वहां है। ये टाइम बहुत फेमस है। अच्छा ये भी टाइम से ज्यादा पता है क्या पूछा जाता है? T1 और T2 का रेशियो क्या आएगा? बता रहे T1 और T2 का रेशियो क्या आएगा? T1 और T2 का रेशियो √h माइनस √h/2 इधर आ रहा है और T2 √h/2 आ रहा है। ये रेशियो बड़ा फेमस है यार। कोई दिक्कत है अभी? इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूं। क्या √h यहां से कॉमन आ जाएगा? ऊपर नहीं आ जाएगा। तो √h कैंसिल। ये पता है क्या आ गया? 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2। इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूं। √2 एलसीएम लेंगे। ये आंसर आ रहा है √2 - 1।
√2 1.4 के आसपास होता है, तो 1.4 में से 1 घटेगा तो 0.4 के आसपास आएगा। क्या बता रहे T1 T2 का रेशियो 1 से छोटा आया है, इसका सीधा मतलब है कि T1 कम है, T2 ज्यादा है। T1 क्या है? पहला आधा खाली होने का समय, यह है टाइम टू बिकम हाफ एम्प्टी, और T2 क्या है? टाइम फ्रॉम हाफ टू फुल एम्प्टी। ये दो टाइम का रेशियो पूछा जाता है, फेमस डिस्कशन। क्लियर है भाई लोग? इसके बाद भी कुछ दिया है, क्या दिया है इसके बाद? कुछ नहीं है, ठीक। तो इसके सारे क्वेश्चंस करके आएंगे अगली क्लास में हम लोग। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन शुरू भी हो जाएगा। विस्कोसिटी ज्यादा 45 मिनट चलेगा, उसके बाद सरफेस टेंशन आ जाएगा।